जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। और आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री की क्लास लेने वाले हैं, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की, जो कि ये क्लास नंबर 11 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने वाटर चैप्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हम लोगों ने वाटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ये क्लास नंबर 11 है। क्लास नंबर 10 में हम लोगों ने बेसिक वाटर के बारे में पढ़ा था, क्या है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, कैसे सिद्ध हुआ और कितने परसेंट वाटर कहाँ कहाँ अवेलेबल है, किस हिसाब से, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में लेक्चर में देख लिया है। आज के इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो जल की, हम लोगों ने पिछले में ये भी देख लिया था कि जो अस्थायी कठोरता है वो किन किन मेथड से दूर किया जा सकता है। तो दो मेथड हम लोगों ने पढ़े थे। हम लोगों ने एक पढ़ा था बाय बॉइलिंग, तो एक तो पढ़ा था कि उबाल करके हम लोग जो अस्थायी कठोरता यानी टेम्पररी हार्डनेस है उसको दूर कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में हम लोग को अवक्षेप मिल जाता है, जिसको हम छान के अलग कर लेते हैं। और दूसरा मेथड था हमारा क्लार्क्स मेथड। इसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के प्रिसिपिटेट मिल जाते हैं, जिनको हम छान करके अलग कर लेते हैं और हमारा जो वाटर होता है वो उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है और वो हमारे यूज लायक हो जाता है, उसके एबल हो जाता है। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 11 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक, जल की स्थायी कठोरता को दूर करना। ठीक है, यानी कि रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, कि वाटर के परमानेंट हार्डनेस को कैसे दूर किया जा सकता है। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट सॉल्ट होते हैं। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्न विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है यहाँ पे कि जो स्थायी कठोरता है वो किसके वजह से होती है, जो कि हमने पहले भी देखा कि जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट सॉल्ट के कारण होती है परमानेंट हार्डनेस। और इन्हीं को हमें दूर करना है। अगर इनको हम अलग हटा देंगे, पानी से निकाल लेंगे, तो उसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी, वो सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका दूर करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। एक तो मेथड है इसमें पहला मेथड, माफ कीजिएगा, दो नहीं है और भी मेथड्स हैं। धावन सोडा विधि यानी कि वाशिंग सोडा मेथड एक पहला मेथड है। दूसरा है परम्यूटेट या फिर जियोलाइट विधि। ठीक है, और तीसरा है हमारे पास कैल्गन प्रोसेस, कैल्गन विधि। आयनन विनिमय रेजिन विधि यानी कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड है। ठीक है, तो इन सभी के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो है परमानेंट हार्डनेस को दूर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है हमारा वो है वाशिंग सोडा मेथड यानी कि धावन सोडा विधि। तो इस विधि में कठोर जल यानी कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें धावन सोडा मिलाकर गर्म करते हैं। ठीक है, धावन सोडा का फॉर्मूला Na2CO3, इसको गर्म करते हैं और ऐसा करने से मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड व सल्फेट क्रमशः MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रिसिपिटेट बना लेते हैं, जिन्हें हम छान करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो MgCl2 और MgSO4 यहाँ दिखाई है रिएक्शन, Na2CO3 के साथ यानी कि धावन सोडे के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, हीट किया जा रहा है और यहाँ पे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा है और साथ में NaCl मिल रहा है वेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, और वैसे ही MgSO4 का रिएक्शन कराया जा रहा है, Na2CO3 के साथ गर्म किया जा रहा है, MgCO3 यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है, Na2SO4 यहाँ से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड का और कैल्शियम सल्फेट का को गर्म किया जा रहा है धावन सोडे के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे प्रेसिपिटेट और साथ में NaCl और Na2SO4 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इस टाइप का कुछ रिएक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले सेशन में भी मैंने कहा था आपसे कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्शन नहीं लिखते हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे या फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपका इंप्रेशन अच्छा रखना है तो सभी रिएक्शन और जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को याद रखो, सभी का यूज करो एग्जाम में। ठीक है, चलो परम्यूटेट या जियोलाइट विधि की अगर हम बात करें तो इसमें सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का व्यापारिक नाम सोडियम जियोलाइट या सोडियम परम्यूटेट होता है और इसका जो सूत्र यानी फॉर्मूला होता है वो Na2Al2Si2O8
Na2H2O होता है, इसे Na2Z या Na2P से भी प्रदर्शित करते हैं। यानी शॉर्ट में दिखाना हो तो Na2Z और Na2P से दिखा सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में इसका फुल फॉर्मूला यानी कि सामान्य सूत्र जरूर लिखना अगर आता है तो, ठीक है। और यहाँ P और Z जो होता है वो एल्यूमिनियम सिलिकेट का फॉर्मूला है, जो कि Al2Si2O8.X के लिए प्रयुक्त किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। इसमें अगर हम बात करें सोडियम परम्यूटेट में एक विशेष गुण पाया जाता है, ठीक है, एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है कि मैग्नीशियम व कैल्शियम के सल्फेट या क्लोराइड इसके संपर्क में आते हैं तो Mg पे +2 और कैल्शियम पे +2 आयन सोडियम के स्थान ले लेते हैं तथा मैग्नीशियम या कैल्शियम परम्यूटेट बनाते हैं। इस प्रकार कठोर जल में Mg2+ व Ca2+ आयन दूर हो जाते हैं तथा जल मृदु हो जाता है, ठीक है, यानी कि सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। चलो देखेंगे कैसे होता है यहाँ पे रिएक्शन। सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है कैल्शियम क्लोराइड का, और यहाँ पे कैल्शियम जियोलाइट या परम्यूटेट यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 2NaCl प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसी टाइप से सोडियम जियोलाइट का MgCl2 कैल्शियम सल्फेट MgSO4 के रिएक्शन साथ हो रहा है, और वही यहाँ पे जो है मैग्नीशियम जियोलाइट या परम्यूटेट कैल्शियम जियोलाइट या परम्यूटेट मैग्नीशियम जियोलाइट या परम्यूटेट प्राप्त हो रहा है, साथ में NaCl Na2SO4 और Na2SO4 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस सभी रिएक्शंस को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में यहाँ पे बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है यहाँ। Z जो है Z इज इक्वल्स टू, जो कि ऊपर भी बताया गया है, Al2Si2O8 है, इसमें 5 से 10% ब्राइन विलियन यानी कि NaCl प्रवाहित किया जाता है, जिसके कारण जियोलाइट पुनः कार्य करने के लिए उपयुक्त हो जाता है, ठीक है। मतलब यूज करने के बाद Z जो ये बचता है इसमें ब्राइन विलियन का फ्लो कराते हैं, जिससे हम इसको दोबारा से जियोलाइट के फॉर्म में जो है यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया हैCal2Si2O8 के साथ NaCl का रिएक्शन कराया जा रहा है, और यहाँ पे Na2Al2Si2O8 प्लस में CaCl2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से MgAl2Si2O8 के साथ NaCl का रिएक्शन दोबारा से यहाँ पे Na2Al2Si2O8 प्लस MgCl2 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परम्यूटेड या जियोलाइट विधि के लाभ बेनिफिट्स क्या हैं इसके। अगर हम परम्यूटेड या फिर जियोलाइट मेथड का यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए, तो यह विधि कम खर्चीली है, यानी कि कम कॉस्ट में हो जाती है। इस विधि द्वारा कम समय में जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है, यानी कि टाइम सेविंग मेथड है। तीसरा पॉइंट बताया जा रहा है कि इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र, जो भी संयंत्र का मतलब प्लांट जो यूज होते हैं वो कम जगह लेते हैं, यानी कि कम मतलब कि जो प्लांट होता है वो छोटा प्लांट ही होता है और कम जगह लेता है, ठीक है। चौथा पॉइंट बताया जा रहा है यह विधि सबसे सरल विधि है, सबसे सिंपल मेथड है, और इससे लगातार इससे लगातार मृदु जल प्राप्त किया जा सकता है, यानी सॉफ्ट वाटर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगला पॉइंट इसमें, तो इस विधि में स्थायी या तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन अस्थायी कठोरता है तो क्यों इसका मेथड का यूज करेंगे भाई, इससे सस्ता तो हमारा उबालने में ही होगा, ठीक है। चलो कैल्गन प्रोसेस की बात करेंगे, अगला मेथड जो कि कैल्गन विधि है। इस विधि कैल्गन एक रासायनिक पदार्थ है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, जो कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखाया गया Na2NO4PO3 का होल पे 6, ठीक है, होता है। और इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसी को लिखा गया है हेक्सामेटाफॉस्फेट, ठीक है। 6 लिखा है ना नीचे, हेक्सा 6 उसका मतलब हो गया, तो इसमें लिखा गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो भी हैं वो नीचे आपको दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे आपका जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है उसका कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन होता है, और यहाँ पे क्या बना ले रहे हैं आपका अलग से जो है सोडियम ठीक है, अलग अलग यहाँ पे कंपाउंड जो है इसके द्वारा बनाया जा रहा है, और साथ में जो है NaCl, Na2SO4, NaCl और Na2SO4 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। रिएक्शन मस्ट है, याद कर लेना, रट लेना, जो भी बस एग्जाम में लिखना है भाई लिख के आना है, ठीक है।
अगला मेथड जो है आयन विनिमय रेजिन विधि यानी कि आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड। इस मेथड में जटिल कार्बनिक यौगिक यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है, उसे रेजिन कहते हैं। यह जल की कठोरता दूर करने की विधि है। इसका प्रयोग बॉयलरों में कठोर जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है और इस विधि में प्रयुक्त रेजिन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला आपका होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन जिसको धनायन विनिमय रेजिन हिंदी में कहते हैं, दूसरा होता है ऋणायन विनिमय रेजिन यानी कि एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, तो पहला आपका है यहाँ पे धनायन विनिमय रेजिन यानी कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, इन रेजिनों का उपयोग कठोर जल में उपस्थित धनायनों को दूर करने में किया जाता है। ये रेजिन कार्बनिक जटिल यानी कार्बनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं और इस प्रकार बने रेजिनों में सल्फोनिक समूह SO3H या कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित रहता है। इन रेजिनों के अम्लीय समूह के H+ आयन कठोर जल के धनायनों का विनिमय कर सकते हैं, ठीक, एक्सचेंज कर सकते हैं और इसलिए इन्हें धनायन विनिमय रेजिन कहते हैं। इसे H+ रेजिन से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। कैल्शियम पे +2 आयन से रिएक्शन हो रहा है +2H+ रेजिन से और यहाँ पे ये बना रहा है Ca रेजिन का होल ट्वाइस 2H+। इसी टाइप से मैग्नीशियम का भी रिएक्शन दिखाया गया Mg पे 2+ का। ठीक है, इसके बाद अगला इसी के अंदर विनिमय रेजिन विधि के अंदर अगला है एनायन एक्सचेंज रेजिन यानी कि ऋणायन विनिमय रेजिन, जिसमें बताया जा रहा है कि इन रेजिनों का उपयोग कठोर जल के ऋणायनों को दूर किया जाता है। ये रेजिन कठोर जल में उपस्थित क्लोराइड और सल्फेट आयनों की रेजिन में उपस्थित OH- आयनों द्वारा विनिमय कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है और इसे HO- रेजिन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो क्लोरीन का HO- रेजिन के साथ रिएक्शन हो रहा है, क्लोरीन रेजिन प्लस OH- मिल रहा है यहाँ पे और यहाँ पे कैल्शियम रेजिन का होल ट्वाइस HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है 2H+ रेजिन और कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य अदर जो पदार्थ है उनके भी रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे ऐप पे, उसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला हमारे पास TDS यानी जिसको हम लोग कहते हैं टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा TDS एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको रट लेना। ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है TDS। ठीक है, तो अगर हम TDS की बात करें तो TDS जैसा कि एक मशीन आपके वहाँ जब भी प्योरीफायर वाले सर्वे वर्वे करने आते हैं कि भैया हमारा RO लगवा लीजिए अपने वहाँ, तो एक मशीन लाते हैं साथ में जो जिसमें चेक करके बताते हैं कि आपका घर का जो नल का पानी है वो पीने योग्य है कि नहीं, आपको RO लगवा लेना चाहिए, क्यों लगवा लेना चाहिए, आपके घर का TDS कितना है तो सही है, कितना है तो खराब है, वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो TDS का मतलब क्या होता है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब जल में अनेक ठोस पदार्थ जैसे खनिज, लवण, धातु, धनायन, ऋणायन आदि घुले रहते हैं। जल में इनकी सांद्रता को यानी कि कंसंट्रेशन को TDS कहते हैं और TDS वास्तव में जल में घुले हुए ठोस पदार्थ की मिलीग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है यानी कि कंसंट्रेशन होती है। तो मिलीग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कंसंट्रेशन को बताता है कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम सॉलिड्स जो है मिले हुए हैं हमारे जल में। 1 लीटर पानी लिया, उसको चेक किया तो उसमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितने मिलीग्राम सॉलिड्स हैं और वो फायदेमंद है या नुकसान के लायक है। ठीक है, नुकसान करेंगे। ये पदार्थ हमारे शरीर के लिए लाभकारी हैं, यदि इनकी कमी शरीर में हो जाती है तो शरीर को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो लेवल ऑफ TDS मिलीग्राम पर लीटर दिया गया है। कौन सा एक्सीलेंट होता है, कौन गुड होता है, कौन सा फेयर होता है, कौन सा पुअर होता है, इसको समझिएगा। तो TDS लेवल की अगर हम बात करें तो 75 से 300 अगर TDS है तो वो एक्सीलेंट है, अगर 300 से 600 TDS है तो गुड है, 600 से 900 TDS है तो फेयर है यानी कि ठीक ठाक है, चल जाएगा, 900 से 1200 TDS का आ रहा है तो वो पुअर है यानी खराब है, पीने लायक, पीने योग्य नहीं है। जैसे नाली का पानी लेकर के TDS चेक करोगे तो वो पुअर दिखाएगा, उसकी रैंकिंग आएगी 900 से लेके 1200 जो कि पीने योग्य नहीं होता है। पुअर और फेयर भी लोग नहीं ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लोग 2 तरह का वाटर पीते हैं, एक्सीलेंट या फिर गुड। ठीक है, ये 2 तरह के वाटर पीने लायक हैं। 75 से 300 आपका TDS हो तो ठीक है, नहीं तो 300 से 600। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में हम बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन।
तो जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर उनमें उपस्थित जीव की भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं पर निर्भर करता है। घुलित ऑक्सीजन का विश्लेषण यानी एनालिसिस जल व अवशिष्ट जल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक अच्छे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर पानी लें तो उसमें 4 से 6 मिलीग्राम अगर ऑक्सीजन है तो वो एक अच्छा पानी है। ठीक है, जलीय जीवन के लिए ये आवश्यक है। और घुलित ऑक्सीजन का मान इस मान से कम रहता है तो जल प्रदूषित माना जाता है, यानी पॉल्यूटेड माना जाता है। मतलब अगर 4 से 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन नहीं मिलता है 1 लीटर पानी में, एक बोतल में 1 लीटर पानी लें और उसमें हम लोग अगर मेजर करें और 4 से 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन हमको नहीं मिलता है उसमें, तो वो पानी क्या है, प्रदूषित है, पॉल्यूटेड है, इसका मतलब यही है। ठीक है, चलो अगला एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बीओडी, और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद है सीओडी। बीओडी और सीओडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीओडी जिसको हम लोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है, या हिंदी में जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। तो बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर जल के नमूने में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस पर 5 दिन में पूर्ण ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को जैविक ऑक्सीजन मांग यानी कि बीओडी कहते हैं। इसे जैविक रासायनिक मांग भी कहा जाता है। ठीक है, और बीओडी को मिलीग्राम प्रति लीटर या पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त करते हैं। पीपीएम को भी एक्सप्लेन कर दिया, मिलीग्राम प्रति लीटर को भी एक्सप्लेन कर दिया। पीने योग्य जल में बीओडी का मान 0.75 से 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। मतलब 0.75 से लेकर के अगर 1.5 मिलीग्राम जो बीओडी है, ठीक है, वो पाया जा रहा है तो क्या है, वो सही है। ठीक है, पीने योग्य जो है पानी है, ठीक है, नहीं तो पीने योग्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि सीओडी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो सीओडी की अगर बात करें तो ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में उपस्थित सभी कार्बनिक तथा अकार्बनिक, पिछले में क्या था, सिर्फ कार्बनिक था, ऑर्गेनिक था, इसमें ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक पदार्थों की बात की जा रही है कि पूर्ण ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए, माफ करिएगा, पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए आवश्यक होती है उसे रासायनिक ऑक्सीजन मांग यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सीओडी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल उदाहरण दिया जा रहा है कि जल के नमूनों में सीओडी का मान ज्ञात करने के लिए KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट व पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। इसमें कार्बन CO2 में सल्फर SO2 में, फास्फोरस P2O5 में तथा हाइड्रोजन H2O में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 में जल के नमूने की ज्ञात मात्रा मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर है, जल का जीवाणु नाशक। ठीक है, शुद्ध तथा जीवाणु रहित जल जीवन के लिए आवश्यक है, नहीं तो अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो क्या होगा, समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्योर वाटर पीना चाहिए। तो जीवाणु रहित यानी कि स्टरलाइज्ड वाटर हम लोग यूज करते हैं। अतः जल की शुद्ध करने तथा उसे जीवाणु रहित करने के लिए, जीवाणु रहित का मतलब उसमें से जितने भी जीवाणु हैं जो उनको जो है खत्म करके, उसमें से हटा करके वाटर को साफ किया जाए, उसको यूज लायक बनाया जाए। ठीक है, और जीवाणु रहित करने के बाद ही हम लोगों को यूज करना चाहिए। और इसको जीवाणु रहित करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो है वो बाइक्लोरिमान प्रोसेस है, या क्लोरीमीन विधि इसको कहते हैं, क्लोरीमीन या क्लोरीमान भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्लोरीमीन मेथड यानी कि क्लोरीमीन प्रोसेस है। तो क्लोरीन व अमोनिया को 2:1 आयतन के अनुसार अनुपात में मिलाने पर क्लोरीमीन, ठीक है, ClNH2 प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब क्लोरीन का 2 हिस्सा और अमोनिया का 1 हिस्सा मिलाएंगे तो क्लोरीमीन हमको जो है प्राप्त होगा। Cl2 प्लस NH3 के रिएक्शन से ClNH2 प्लस HCl यानी क्लोरीमीन और HCl हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। क्लोरीमीन एक अच्छा जीवाणु नाशक होता है। यह जल में मिलाने पर शीघ्रता से अपघटित होकर NH4OH तथा HOCl
तथा HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल बनाता है। यह जल में अधिक समय तक प्रभावी रहता है। ClNH2 प्लस H2O यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, रिएक्शन दिखाया गया है। H2O को मिलाने पे यहाँ पे NH4OH मिल रहा है और हाइपोक्लोरस एसिड यानी HOCl आपको मिल रहा है। ClNH2 प्लस 2KI प्लस H2SO4 यहाँ पे जो मिल रहा है और बन रहा है क्या, 2NH4Cl I2 प्लस K2SO4, ये यहाँ पे आपको मिल रहा है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा जीवाणु रहित करना। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो है CaOCl2 है। स्पेशली म्युनिसिपल में जो हम लोग का क्या कहते हैं इसको, म्यूनसिपैलिटी को, नगर निगम का जो पानी जो सप्लाई होता है, सप्लाई का पानी जिसको बोला जाता है, उसमें इसी मेथड का यूज किया जाता है बेसिकली पानी को साफ करने के लिए, ठीक है, जीवाणु रहित करने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन अणु बनाते हैं, ठीक है, जो कि जिसका रिएक्शन आपको नीचे दिखाया गया है। जैसे CaOCl2 H2O के साथ मिल करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और Cl2 आपका बन रहा है, ठीक है। Cl2 H2O के साथ रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड और आपको HCl बना करके दिखा रहा है। बाय यूजिंग ओजोन यानी कि ओजोन के द्वारा, ठीक है। तो ओजोन यानी कि O3 भी एक अच्छा जीवाणुनाशक है, ठीक है। इसका क्वथनांक 111 डिग्री सेल्सियस तथा गलनांक जो होता है वो 250 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ओजोनाइजर में ठंडी तथा शुष्क ऑक्सीजन लेकर उसमें शांत विद्युत विसर्ग साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न कर बनाई जाती है, ठीक है। जैसे 3O2 का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू जो है यहाँ पे ओजोन बनाया जा रहा है और ओजोन का यहाँ पे जो टूट रहा है वो O2 और नवजात ऑक्सीजन में जो है टूट रहा है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवाणु रहित कर सकते हैं जल को, ठीक है। चलिए अगला जो है वो हमारा है ग्लीन या फिर स्टंप। तो ग्लीन एवं स्टंप के अनुसार हाइपोक्लोरस अम्ल जो होता है HOCl जो होता है वो जीवाणु की कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम के साथ क्रिया करके उसे निष्क्रिय बना देता है। एंजाइम की निष्क्रियता के कारण जीवाणु में उपापचयी अभिक्रिया यानी रिडक्शन नहीं हो पाती है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका ग्लीन और स्टंप के अकॉर्डिंग। पराबैंगनी विकिरण द्वारा यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज करके भी आप बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज अभी ज़्यादातर यही यूज भी हो रहा है। जैसे कि आप लोग अभी RO लेने जाएंगे तो आपको एक्सप्लेन करेगा, जब भी जो भी एजेंट होगा कहेगा कि इस समय UV रेज वाले जो क्या कहते हैं उसको RO हैं वो सबसे अधिक चल रहे हैं। UV रेज वाले RO लेने पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्योरीफाई होने के बाद भी कुछ अगर बैक्टीरिया बच जाता है तो उसके द्वारा ख़त्म हो जाएंगे। अब प्योरीफिकेशन में भी UV रेज का यूज किया जा रहा है। इस टाइप से कुछ जो है वहाँ पे बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो UV रेडिएशन के थ्रू क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट किया जाता है। तो इनका उपयोग जल के रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। रोगाणुनाशक एक सबसे अच्छी विधि है, ठीक है, क्योंकि जल के प्रकृति रंगहीन एवं गंधहीन को प्रभावित नहीं करता। इस विधि में मरकरी लैंप जल के अंदर डुबो कर रखते हैं और उसे लैंप से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जल को रोगाणु रहित करती है। अभी आप लोग UV रेज वाले RO को देखने जाएंगे, उसमें बैंगनी या फिर नीले कलर की लाइट जलती रहती है, जो कि आपकी UV रेज ही होती है यूजुअली, जो कि जो भी उसमें बैक्टीरियाज होते हैं उनको मारने का काम करती है। अगला मेथड है आपका विपरीत परासरण द्वारा यानी कि बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो परासरण की क्रिया में एक अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और जिसके द्वारा जल में उपस्थित अशुद्धियां जैसे ठोस कण यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स, लवण सॉल्ट्स, बैक्टीरिया या अन्य कार्बनिक पदार्थ को अलग कर दिया जाता है। दाब द्वारा अशुद्ध जल को अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से छानना विपरीत परासरण कहलाता है, ठीक है। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा इन सभी जो आपके पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो आपके सॉल्ट्स हैं, बैक्टीरिया हैं और अन्य ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनको छानना ही क्या कहलाता है, रिवर्स और ऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाता है, जिसका आपको फिगर के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि प्रोसेस यहाँ पे हाई प्रेशर डाला गया है, ठीक है, और यहाँ पे इम्प्योर वाटर है। ये हमारी बीच में कौन सी अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाया गया है और दूसरी साइड से हमको क्या है,
यहाँ से प्योर वाटर दिख रहा है, ठीक है। इसका वर्क कुछ उसी टाइप से है जैसे कि आपकी फिल्टर पेपर है, या फिल्टर पेपर ही आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक आरओज होते हैं उनमें यूज करा जाता है, ठीक है। इसका चलो गरीब लोग इसका यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब हम लोग जैसे, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी कुछ अमीर हैं तो भाई उनके लिए नहीं है, जिनके वहाँ आरओ लग सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका अपशिष्ट जल एवं उपचार, यानी कि नगर पालिका जो नगर निगम से जो सप्लाई होता है वाटर, उसमें कैसे वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, वही बताया जा रहा है कि म्युनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर एंड ट्रीटमेंट कैसे ट्रीटमेंट होती है, वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे इसके शोधन के निम्नलिखित विधियां हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें बताया जा रहा है, सबसे पहला स्टेप, जल में निलंबित अशुद्धियों का शोधन, ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, ये आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें होता है सेडिमेंटेशन, यानी कि अवसादन, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जल में मिट्टी, बालू आदि ये कण, निलंबित कण होते हैं, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इन्हें दूर करने के लिए जल को तालाब या बड़े टैंक में बिना हिलाए 2 से 6 घंटे तक रख दिया जाता है। अब पानी लो आप, कोई गंदा बालू वालू मिला करके, और उसको एक ग्लास में या किसी बर्तन में रख दो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट बर्तन में, तो आप पाओगे कि जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स थे वो भी क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। ऐसा करने से निलंबित अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं और निथरे हुए पानी को पंप की सहायता से दूसरे टैंक में ले जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है कोएगुलेशन। मतलब सबसे पहले क्या किया, जो हमारे पास पार्टिकल्स थे, जो सॉलिड पार्टिकल्स, उनको हमने बैठा दिया नीचे, ठीक है। इसके बाद हुआ कोएगुलेशन, जिसमें अवसादन के बाद हमारा स्कंदन प्रोसेस आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जल में अशुद्धियों के रूप में कुछ कण कोलॉइडियल अवस्था में रहते हैं, जो जल के साथ कोलॉइडियल सॉल्यूशन बनाए रहते हैं तथा अवसादन की क्रिया में नीचे नहीं बैठते। इसे स्कंदित करने की प्रक्रिया को स्कंदन कहा जाता है। उदाहरण K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O NaAlO2 FeSO4 7H2O, ठीक है, ये सभी। चलो छानना, यानी कि फिल्ट्रेशन हमारा अगला स्टेप होता है। तो इस प्रक्रिया में जल को छाना जाता है और इस जल को बड़े आयताकार टैंक में प्रवाहित किया जाता है। टैंक में कंकड़, चारकोल, रेत, बारीक रेत भरे रहते हैं। इन परत में से गुजरने के बाद जल शुद्ध रहता है। मतलब एक मेम्ब्रेन वहाँ पे बनाया जा रहा है, एक मतलब सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें चारकोल, रेत, बारीक रेत आदि भरे रहते हैं, जिनसे हमारा जो वाटर है वो फिल्टर होकर के क्या होता है, निकलता है, ठीक है। जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, यानी बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, बाय अब निम्नलिखित विधियां हैं। बॉइलिंग के द्वारा, क्लोरिनेशन से, ओजोनाइजेशन से, यानी कि ओजोनीकरण से, पराबैंगनी किरणों के द्वारा, जैसे कि हम लोगों ने अभी ये सारी चीज़ें देख ली हैं। बाय अल्ट्रा वायलेट रेज से, ये अल्ट्रा वायलेट रेज का स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा, ठीक है, या फिर आपका KMNO4 के द्वारा, इन सभी के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जीवाणुओं को दूर कर सकते हैं, यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा, मतलब इन सभी का यूज करके क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्लोरिनीकरण यानी क्लोरिनाइजेशन का यूज लोग नगर पालिका में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलो अगला टॉपिक यहाँ पे आ गया, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ तथा वाहित मल, यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल अपशिष्ट निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, और जो मल होते हैं, स्लग होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो उद्योग से, यानी इंडस्ट्रीज से जल के साथ निकलने वाले व्यर्थ पदार्थ को औद्योगिक अपशिष्ट तथा वाहित मल कहते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि जितनी भी बड़े शहर है, बड़ी इंडस्ट्रीज, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो फैक्ट्रियों से पानी के साथ वेस्ट भी निकालते हैं, और इन पदार्थों में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं, जिससे बहुत सारे जो जलीय तंत्र है वो खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जिनमें ऐसे वेस्ट सप्लाई करने की वजह से उनका पूरा जलीय जीवन समाप्त हो चुका है, उसमें जितने भी जीव थे वो सभी खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे करते हैं या भेज रहे हैं तो उसमें विषैले पदार्थ, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ होने से कितना बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि ये सारे पदार्थ होते हैं। अभी नुकसान के बारे में इसने कोई बात नहीं की, लेकिन हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
चलो, इसमें पहला नंबर पॉइंट बताया जा रहा है कि अकार्बनिक प्रक्रम अपशिष्ट यानी इनऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होते हैं? इनके अंतर्गत रासायनिक पदार्थ बनाने के उद्योग, धातुकर्म के उद्योग, ठीक है, तथा विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योगों से अकार्बनिक अपशिष्ट जो है उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी इंडस्ट्रीज से जो है इनऑर्गेनिक वेस्ट जो है निकलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बनिक प्रक्रम अवशिष्ट यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट। इसके अंतर्गत कपड़ा, कागज, खाद्यान्न, दूध, दवाइयाँ आदि से संबंधित उद्योग से अवशिष्ट जल में कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पारा यानी कि मर्क्यूरी। इसके अंतर्गत कोयले का जलना, अयस्क का जलना, पेपर व पेंट उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ में पाए जाते हैं। इससे जल में रहने वाले जीव जंतु क्या होते हैं? मर जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सीसा यानी कि लेड, और इनके अंतर्गत क्या होता है? सीसा का विशेष रूप से बैटरी, पेंट, रसायन तथा पेस्टिसाइड्स उद्योगों में व ऑटोमोबाइल के में प्रयोग से निकलता है, और इनसे होने वाली बीमारियां एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द हो जाती है। ठीक है, तो ये सभी वेस्ट की वजह से ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। तो ये था आपका पूरा वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट, जो कि ओवर हो गया 2 लेक्चर में ही। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में, 349 में आप कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस ऐप पे आपको मिल जाएंगी, और सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री लगभग अब ओवर है। 2 दिन की और क्लास होगी तो अगला चैप्टर, और 2 से 3 दिन की और क्लास होगी तो अगला 6 चैप्टर है। तो एक हफ्ते में आपका ये जो पूरा केमिस्ट्री है वो ओवर हो जाने वाला है, और इसके जगह पे हम लोग नेक्स्ट जो सब्जेक्ट जो हमारा सैटरडे संडे को चल रहा है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, और मैथ्स फिजिक्स में भी जल्द ही हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपका अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो 349 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के साथ साथ जहां व्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा क्लास के लिए, या वॉच का ऑप्शन मिलेगा, वहीं व्यू पीडीएफ का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहां वॉच का ऑप्शन होगा वहीं, तो क्लास के साथ साथ नोट्स मिलने का ये फायदा है कि आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं है या ज़्यादा परेशान नहीं होना है। क्लास के साथ ही आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें प्रॉपर एक साथ मिल जाएंगी, और वहाँ पे उसका यूज करके आप बिना परेशान हुए अपनी सेमेस्टर क्लास की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पर कांटेक्ट करके जो भी दिक्कत आती है वो समस्या बता सकते हैं, और आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।